हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग में ही। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे एक्चुअली, जो देख लेता हूँ, मुझे भूल गया मैं अभी काफ़ी टाइम से। तो हाँ, प्रोजेक्ट हम लोग पे काम कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाया था, जो कि हम लोगों ने सर्विस लेयर पे अगर हम जाते हैं, एक्सेप्शंस और यहाँ पे फोल्डर नाम अगर आप अभी, हालांकि मैंने बनाया नहीं, पर यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर मैंने बनाया हुआ। ठीक, इसकी जगह पे आप एडवाइस का लेक्चर बना सकते थे। ठीक है, जितनी भी एडवाइस है उसमें डाल सकते हैं, बट कोई नहीं, ये हमने एक्सेप्शन हैंडलर बनाया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कर रहे थे वर्क, जो जो डिफ़ॉल्ट हमारा जो क्या कहते हैं, इन मेमोरी डेटाबेस अवेलेबल होता है S2, उस पर वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो इन मेमोरी डेटाबेस S2 पे हम लोग वर्क कर रहे थे। ठीक, और उस पे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। अगर हम लोग डेटाबेस लेयर, कहाँ गई, रिपो है हमारा, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी यहाँ बना रखा है हम लोगों ने, CRUD रिपोजिटरी। देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं जेपीए की, हम लोग जेपीए का फीचर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जार हमने ऐड कर रखी थी आई थिंक ऑलरेडी से। ठीक है, और जार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो S2 के लिए ये जार डिपेंडेंसी ऐड होती है, मेवन डिपेंडेंसी, और ये स्टार्टर जेपीए डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब है यहाँ पे यहाँ पे स्टार्टर डाटा जेपीए। ठीक है, डाटा जेपीए यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बहुत सारी नहीं पढ़ाई हमने। ठीक है, बट उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। बाकी जो मैं बताऊँ, जो मैं यूज करूँगा एनोटेशन या जो कुछ भी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हम लोग हाइबरनेट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हाइबरनेट पे जेपीए में जाते हैं तो रिलेशनशिप में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ज्वाइन कैसे, रिलेशनशिप कैसे करते, दो टेबल्स उनको ज्वाइन कैसे करोगे आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि OR मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक, यहाँ पे टेबल की मैपिंग नहीं, हम ऑब्जेक्ट की मैपिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी तो हम सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है चूँकि एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, तो यहाँ पे हमारी CRUD रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी में हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। CRUD रिपोजिटरी यूज करो, या फिर आप रिपोजिटरी यूज करो। देखो यहाँ पे अगर हम जाएंगे इसको, तो CRUD रिपोजिटरी जो है एक्सटेंड करता है रिपोजिटरी को। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर रहा है रिपोजिटरी को। इसका मतलब आप रिपोजिटरी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रिपोजिटरी डायरेक्ट इंटरफेस है। इसके बाद में एक जेपीए रिपोजिटरी आता है। ठीक है, तो इसको हटा करके अगर हम यहाँ पर CRUD की जगह जेपीए कर दें, ठीक, जेपीए शायद इस्तेमाल में होगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जेपीए रिपोजिटरी आ गया। अब जेपीए रिपोजिटरी के बारे में अगर थोड़ा जानना है तो यहाँ पे जाओगे, तो जेपीए रिपोजिटरी एक्सटेंड करता है लिस्ट CRUD रिपोजिटरी को। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है पहले ये CRUD रिपोजिटरी डायरेक्टली एक्सटेंड करता था। नहीं ओके, लिस्ट CRUD रिपोजिटरी। और देखो ये पेजिनेशन, यहाँ पे पेजिंग सॉर्टिंग रिपोजिटरी। तो पेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फ्रेशर के लिए तो नहीं कह सकता, बट एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा पेजिनेशन के बारे में पूछा जाता है। पेजिनेशन क्या होता है वो भी हम लोग अभी समझेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पेज हम जो बनाते हैं फ्रंट एंड पे, यूआई जो डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे जो हमारा अगर ग्रिड हम शो करा रहे हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर पे, तो वहाँ पे ग्रिड हमारा, जो हमारे पास अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड है तो एक साथ पूरा लोड तो नहीं कर दोगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट में रखते हैं, कोई 100 की लिमिट उतना शो कराना है। इसके बाद में आप स्क्रॉल करते जाओगे तो अपने आप लोड करता जाएगा, ऐसा कर सकते हो। या स्क्रॉल नहीं करना है तो नेक्स्ट क्लिक 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 क्लिक, इस पे आप डेटा लोड कर सकते हो। एक साथ पूरा डेटा नहीं लोड करना होता। तो ये जेपीए रिपोजिटरी, यहाँ पे अगर जाओगे लिस्ट CRUD रिपोजिटरी में, एक्चुअली एट द एंड CRUD रिपोजिटरी ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जेपीए रिपोजिटरी है वो सारे CRUD रिपोजिटरी की फीचर रखता है, और CRUD रिपोजिटरी वो सारे रिपोजिटरी के फीचर रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे फाइंड ऑल, लिस्ट, सेव ऑल, यहाँ पे जो मेथड्स आपको दिए गए हैं जेपीए रिपोजिटरी जैसे है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे जो मेथड्स आपको मिलेंगे, ठीक, सेव एंड फ्लश, फ्लश। ठीक है, हालांकि मैं सारा एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। से देखो फ्लश का मतलब क्या हुआ, आपने जो सेव किया है उसको परमानेंटली डीबी में सेव करा दो। ठीक है, जिससे कि आप अगर दोबारा गेट करो तो वो आपको मिल जाए डेटाबेस से। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर अगर वो फ्लश नहीं हुआ है
तो आप गेट रिक्वेस्ट मारोगे, मान लो 2 रिकॉर्ड पहले थे, तीसरा आपने सेव किया, इसके बाद में आपने गेट रिक्वेस्ट मारा तो तीसरा रिकॉर्ड नहीं आएगा, 2 ही रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो सेव एंड फ्लश इस तरीके से करता है, सेव एंड फ्लश, डिलीट इन बैच, ठीक है। बैच में, अब बैच में भी हम बताएंगे बैच कैसे हम यूज कर डिलीट करते हैं बैच में, 10 रिकॉर्ड 20 रिकॉर्ड एक साथ में रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है। तो ये सारा हम लोग करना है, ठीक है। बट हम लोग पढ़ेंगे जेपीए का, अलग से क्लास लेंगे तब पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, सिर्फ इतनी ही नहीं है। अभी इसके बाद में देखो, ये मैंने रिपोजिटरी बना दिया था। इसके बाद में हम चलते हैं, अगर डेटा छोड़ दो, डेटा वाला तो हमने आज कमेंट कर दिया है, कंट्रोलर से चलते हैं एक तरफ से, ठीक है। कंट्रोलर में एम्प्लॉय कंट्रोलर पे गए, अगर हम कोई भी मेथड सर्विस लेयर पे जाते हैं यहाँ पे, तो सर्विस लेयर पे हम लोग अब ये पुराना वाला रिपोजिटरी नहीं यूज करेंगे, हालांकि मैंने डिलीट भी कर दिया है, ठीक है। आई थिंक डिलीट कर दिया है, रिपो में नहीं डिलीट, ये वाला है, इसको भी नहीं यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने कैश टाइप का बनाया हुआ था, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे इसको यूज, अभी हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली यहीं पे चलते हैं सर्विस लेयर पे, और सर्विस लेयर पे हमने इसको ऑटो वायर कर रखा है, इंजेक्शन ऑलरेडी बढ़ा ही चुके हैं। तो इसके थ्रू हमने फाइंड ऑल मेथड है फाइंड करने के लिए, ठीक, फाइंड बाई आईडी कर दिया मैंने, सेव कर दिया, हालांकि कुछ चीज़ें मैंने शायद चलाई हुई थी, चल गई थी, ठीक है। डिलीट बाई आईडी कर दिया मैंने, ठीक, ये सारा कर दिया। अपडेट मैंने नहीं किया था, अपडेट भी हम अभी करेंगे, और इसके साथ में प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं। 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी S2 कंसोल एनेबल डाटा सोर्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हम लगभग में कर चुके थे, बट एक चीज़ मैं जाता हूँ एम्प्लॉय सर्विस में, चूंकि हम एम्प्लॉय को बार बार सेव करा रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक। अभी ये जो अभी हमारी क्लास है, ये एक तरीके से वैल्यू ऑब्जेक्ट कह सकते हो, बीन मॉडल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट इसको मॉडल को हमें बनाना है किसमें, एंटिटी में कन्वर्ट करना है। एंटिटी हम बोलते हैं जो कि डेटाबेस की टेबल से मैप करता है, ठीक है। जो भी क्लास ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस की टेबल से मैप करता है, वो जो है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली उसका एनोटेशन चूंकि हम मोस्टली यूज करना पड़ता है @एंटिटी एनोटेशन, ठीक है। अब एक चीज मैं और आप बता दूं, हम भी कंफ्यूजन में आ गए एकदम, देखा मैंने यहाँ पे जकार्ता परसिस्टेंस आ गया, ठीक। पहले यहाँ पे जेपीए डॉट परसिस्टेंट हम जावाएक्स डॉट परसिस्टेंट, जावाएक्स के अंदर जेपीए परसिस्टेंट था, ठीक है। तो ये जो पहले जावा एक्स के अंदर था, अब शायद जकार्ता के अंदर आ गया है, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पे नेम है, ईमेल है, तो एक आईडी भी यहाँ पे यूज कर टेबल, यहाँ पे चाहे तो यूज कर सकते हैं टेबल, बट कोई जरूरी नहीं, अगर आप यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट टेबल जो है आपकी एम्प्लॉय ही एज्यूम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर दैट यू नीड टू, हाँ, क्रिएट यू नीड टू क्रिएट आई थिंक आईडी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आईडी के लिए हमें @id एनोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटो जनरेशन, या फिर आपको स्ट्रेटजी आपको चूज करनी पड़ती है, हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट योर प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी की कैसे जनरेट करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पे भी आप फंस जाओगे क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जेपीए में हमारे पास कई सारी स्ट्रेटजी होती हैं, अभी हम ये चाहते हैं कस्टमर हमारा जो है पास करे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर पास करे वो यूज करना है, या आप चाहते हो ऑटो जनरेशन चाहते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, ठीक, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इसको एक प्राइमरी की, मतलब अगर एंटिटी आप बना रहे हो तो आपको एक प्राइमरी की वहाँ पे, मतलब आपको आईडी एनोटेशन @id एनोटेशन यूज करना ही पड़ेगा, ये मतलब कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। तो @id उसी पे यूज करो जो आप उसी प्रॉपर्टी पे कॉलम यूज करोगे जिसको आप एज अ प्राइमरी की एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी की आप बना रहे होगे, ठीक। इंट होगा या तो फिर वो लॉन्ग होगा, ठीक। मैंने यहाँ पे इंट लिया हुआ है, @id नोटेशन आपने ले लिया, ठीक। एक चीज दूसरी और कंडीशन होती है, @id एनोटेशन अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी पे तो वो टॉप पे फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप कहीं पे भी डाल दो, फर्स्ट रखो टॉप पे। इसके बाद में अब यहाँ पे @id, ये तो बता दिया आपने कि ये जो कॉलम है, या अभी तो इसमें प्रॉपर्टी, बट ये मैंने बताया ये जो क्लास ऑब्जेक्ट है ये मैप करेगा टेबल से, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे वो टेबल में भी उतनी प्रॉपर्टी होंगी आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब, और ये कॉलम जो है वो प्राइमरी की है, तो अभी आप प्राइमरी की कैसे जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, उसके लिए एक नोटेशन होता है
जेनरेटेड वैल्यू करके, ठीक है। और उसमें आपको पास करना पड़ेगा स्ट्रेटजी, ठीक। स्ट्रेटजी आपको जनरेशन स्ट्रेटजी एक होता है, जनरेशन स्ट्रेटजी, जनरेशन टाइप, ठीक। जनरेशन टाइप में अब देखना यहाँ पे कितने 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं लगभग में, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटो यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जनरेशन ऑटो जनरेट, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, सीक्वेंस यूज कर सकते हो, टेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। आईडी जनरेटर आप कह सकते हो, आइडेंटिटी जनरेटर, आइडेंटिटी जनरेटर बोल सकते हो इनको, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, सीक्वेंस यूज कर सकते हो, सीक्वेंस कब यूज करना है, आइडेंटिटी कब यूज करना है, ऑटो कब यूज करना है, ये ऐसा नहीं कभी भी मना, जो मना है वो आपने लगा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, टेबल कब यूज करना है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, ठीक। आपको ऐसे नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हर एक के बारे में बताएंगे कि इसको ही कब सीक्वेंस जैसे है यहाँ पे, तो सीक्वेंस क्यों आया यहाँ पे और इतने प्रकार क्यों आए। अभी इसमें तो कम प्रकार, बहुत कम टाइप्स हैं, जेपीयू में बहुत कम, मतलब 4 ही आपको दिख रहे हैं, बट आप जब हाइबरनेट पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम 7 to 11 आई थिंक, 11 से 12 आइडेंटिटी जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ यहाँ पे तो आपको मोस्टली जो यूज करते हैं ऑटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस ही आप ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। यूआईडी तो हटा ही दो, और इसके बाद में टेबल बहुत कम ही यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें बहुत कम ऑप्शन है, बट उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अब जैसे अब याद कर लो, एनोटेशन एंटिटी @id, 2 एनोटेशन कंपलसरी है, तीसरा जो है स्ट्रेटजी भी कंपलसरी आप कह सकते हो, ठीक। इसके बाद में जब ऐसे कि हम लोग जेपी पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कुछ एड्रेस है, अब एक ही एड्रेस अलग होगा, उस यहाँ पे हैज रिलेशनशिप होगा, ठीक है। रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय डालते हैं, एम्प्लॉय ईएमपी, तो इसको किस टाइप का रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, एसोसिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत, अगर छूटा है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसके बाद में एसोसिएशन, कंपोजिशन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अब ये मान के चलो आपकी एंटिटी बन गई, बट यहाँ पे अगर आपको अभी देखो, ये जो कॉलम है आईडी, आप चाहते हो कि सेम कॉलम बने जाके टेबल में भी, ठीक। तो ये आप यहाँ पे आईडी बना रहने दो। अगर आप चाहते हो कि इसका नाम कुछ और हो, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल का नाम, चूंकि एम्प्लॉय नेम अगर है तो ऐसे यहाँ पे डालोगे ना, वहाँ पे ईएमपी नेम डायरेक्टली होगा तो पता नहीं चलेगा कि किसका नेम है, एम्प्लॉय है या पर्सन है। तो आप मोस्टली टेबल में कैसे बनाते हो, EMPLOY_NAM, इस तरीके से कॉलम बनाते हैं टेबल में, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कॉलम बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का नेम डिफरेंट है, टेबल का कॉलम का नेम डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के नेम को कॉलम के नेम से, टेबल के कॉलम के नेम से मैपिंग करनी होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट रखते हैं सारी चीज़ें। तो आइडेंटिटी हमारा ये बन चुका है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोग डिलीट बाई आईडी, ये सारा कुछ यहाँ पे कर चुके हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि आप क्लास बनाया हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पे भी लॉगिंग नहीं डाला हुआ है कि मेथड कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, एक्सेप्शन आया तो वहाँ एक्सेप्शन का मैसेज हो, तो अभी आप कैसे डालोगे, system.out.println, ठीक है, क्योंकि आपके पास में अभी कोई लॉगिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डालोगे, बट लॉगिंग पढ़ाएंगे तब आप इसमें क्या करोगे, प्रॉपर मैसेज डालोगे, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो पूरा स्टैक ट्रेस आपको चाहिए होगा, आपको सिर्फ मैसेज से काम नहीं चलेगा। जो हमने यहाँ पे रिटर्न डाला हुआ, देयर इज नो एम्प्लॉय इन डीबी, तो इसका कोई जरूरी नहीं आपने सही मैसेज डाला हो सकता है आपने प्रॉपर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हो समझ से, ठीक है, जैसे कि मैंने भी नहीं किया है। ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप कर रखी हैं क्योंकि उसमें जाएगा टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंगल हमने एक्सेप्शन से ही इसको हैंडल कर रखा है, आप कैटेगराइज कर सकते हो, मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे कैच कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, क्योंकि अब हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो डेटाबेस की एक्सेप्शन अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आती है, अगर आपने कैच नहीं किया तो दोबारा यहाँ पे ऐड कर दो उसको। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे, और हर जगह पे हम लोग यहाँ पे ये क्या करते हैं, मैसेज डाल देते हैं। कोई बाई चांस ये कोई अगर एक्सेप्शन आता है तो आपको पता चल जाए एटलीस्ट कि ये पूरा ट्रेस है हमारा, ठीक है। तो स्टैक ट्रेस हमारा होना चाहिए प्रॉपरली। ये इसके बाद में यहाँ पे इसको फिर से हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। एटलीस्ट आपको स्टार्ट एंड ना पता चले
बट ये तो पता चल रहा है कि एक्सेप्शन हमारा किस मेथड से आया है और उसका ट्रेस क्या है। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, एक्चुअली ट्रेस क्या होता है, ये जो हमारा हायरार्की होती है एक तरीके की, कि एक्सेप्शन कहाँ पे अकर हुई, उसके बाद की क्लास कौन सी, उसके बाद की क्लास कौन थी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके जैसे ही आप एक्सेप्शन करोगे तो ये हमारा मैसेज एटलीस्ट प्रिंट हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन आ जाती, कोई जरूरी नहीं एक बार में ही चल जाती, और ये जो मैसेज है ये हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें हमने आईडी ऐड कर रखा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन का मैसेज नहीं डाला हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसमें भी आप चाहें तो प्लस एक्सेप्शन प्लस ऐसे ही डॉट गेट मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये मैसेज आपका फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। बट हालांकि यहाँ पे क्योंकि क्लाइंट को ये मैसेज देने से क्या फर्क पड़ता है, क्लाइंट मान लो हम कोई की साइट यूज कर रहे हैं, हमें अगर ऐसा मैसेज आता भी है तो हम उसका क्या करेंगे, हमें कोई उससे थोड़ी लेना देना, हमें तो चाहिए कि वो चलना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, हमें इससे नहीं मतलब है कि आपको क्या इशू है। ठीक है, हमें तो प्रॉपर समझ में आना चाहिए, कोई टेक्निकल बंदा ही थोड़ी ना साइट चला रहा होगा, है ना। तो इसके बाद में हम यहाँ पे आते, एक्सेप्शन हमारी यहाँ थ्रू होगी। अब जैसे कि एक चीज मैं बता रहा था कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर होता है। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे लगता है यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो हम यहाँ पे ले ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, EX पैरामीटर में, तो जो एक्सेप्शन आपकी थ्रू हो रही है वो तो ले ही सकते हो, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक, इससे मुझे फायदा ये लग रहा है कि अलग से आपको मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे मैसेज दे रखा है, ये ये वाला मैसेज, ठीक, ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने एक्सेप्शन का मैसेज ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको आप चाहें तो हटा भी दो, सॉरी। इसीलिए आप अगर कोई भी क्लास हमारी ले रहे हो तो आपको हर एक क्लास लेनी पड़ेगी कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि एक क्लास ले ली तो हो गया पूरा, तो बहुत सारी चीज़ें अगर छूट गई हैं तो उसको हम आगे चल के बताते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्स डॉट मैसेज हमने ले लिया। ये एक्चुअली मैसेज कहाँ से आएगा, जो वहां से हमने थ्रो कराया एक्सेप्शन, उसमें जो मैसेज डाला हुआ है वही मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मैसेज नहीं डालना पड़ा कुछ भी। और भी इसमें पैरामीटर्स होते हैं, मैंने एक देखा था कि यहाँ पे आप जो हमारा जो आपने अगर सर्वलेट पढ़ा होगा तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और जो रिक्वेस्ट मेथड होता था वहां से हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैराम नेम्स, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, सेशन वाला एट्रीब्यूट, सारा कुछ हम लोग गेट कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे और गेट हेडर, हेडर भी गेट कर लेते थे। अगर आपने सर्वलेट पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, तो JSP सर्वलेट प्रोजेक्ट बनाए तो वो वाला पैरामीटर एक्चुअली यहाँ पे भी कर सकते हो। कैसे, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली हो तो सर्वलेट ही यूज रहा है, हो रहा है। ठीक है, बैकएंड पे जो स्टार्ट लेवल पे, बेसिक लेवल पे वो सर्वलेट ही है, जैसे कि हमने स्प्रिंग MVC में आपको बताया था डिस्पैचर सर्वलेट होता है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में एक सर्वलेट ही है जहाँ पे रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, इसके बाद में रिक्वेस्ट को दूसरी जगह सेंड करता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका क्लास था वो यहाँ पे भी मिल सकता है। दूसरा एक और होता है जो वेब रिक्वेस्ट, ठीक, वो भी आप ले सकते हो, वेब रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो सर्वलेट में, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे वेब रिक्वेस्ट ऐसे करके, अब यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा ज़्यादा हमें नहीं देखना, आप लोग देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे करके आता है। या आप कॉमा, एक और कॉमा लगा लो, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये ठीक, हम डाल दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ बग नहीं आएगा। ठीक है, कि हाँ ये चल जाता है एटलीस्ट। ID स्टेटस कोड हो गया, हमारा मैसेज हो गया, ID अभी 0, इसको ID को हटा ही देते हैं। ठीक, इसकी कोई अभी जरूरत नहीं सेट करने की, जब कुछ है नहीं तो इसमें हमें भेजने की मतलब नहीं बनता 0। ठीक, तो बिल्डर में यही बेनिफिट है कि आपको कोई भी जरूरी नहीं है कि सारे पैरामीटर भेजने हैं। तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं अपना कोड। हमारी प्रॉपर्टी फाइल कंप्लीट है,
और पॉम डॉट एक्सएमएल भी कंप्लीट है, और सर्विस लेयर है वहाँ पे भी हमारा कंप्लीट है, बट ये अपडेट हमारा नहीं बना हुआ है। तो अपडेट के लिए एक्चुअली यहाँ पे मेथड, चूंकि मैंने देखा भी था उस समय भी कि यहाँ पे अपडेट के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं था, ठीक है। कोई भी अपडेट के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप गेट कर सकते हो पहले, ठीक है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड वाला जो हो, ठीक है, फाइंड बाई आईडी करके ये, ठीक। तो फाइंड बाई आईडी कर दो, emp डॉट गेट आईडी। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉय मिल जाएगा आपको। अब क्या करोगे, अभी एम्प्लॉय नहीं, इसमें शायद ऑप्शनल टाइप का होता है, ऑप्शनल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शनल से अगर एम्प्लॉय फेच करना है तो गेट मेथड कॉल करते हैं। अब ये जो मिल चुका है इसी में आप जो भी अपडेटेड है, अपडेशन करना है इसी में सेट करवा दो, ठीक। तो एम्प्लॉय डॉट सेट आईडी तो करनी नहीं, आईडी तो यूनिक आईडी हमारे यहाँ, नेम सेट कर सकते हैं और emp डॉट गेट नेम कर सकते हैं, ठीक। एम्प्लॉय डॉट सेट ईमेल कर सकते हैं और emp डॉट गेट ईमेल कर सकते हैं। ये हमने जो एम्प्लॉय था, ठीक। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच होता है, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट जो है हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे जब यहाँ पे हाइबरनेट पढ़ेंगे, कि यहाँ पे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो क्योंकि सेशन एक्चुअली हाइबरनेट में क्या होता है, मल्टीपल सेशंस होते हैं, ठीक है। तो मल्टी लेयर के सेशन होते हैं, तो ये सेशन जो है, ठीक है, क्या मल्टी लेयर का, मैं सेशन नहीं, मैं कैच बोलता हूँ, मल्टीपल लेयर का कैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन लेवल का ये कैच है। अब जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस में है वो कैच में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि आपने गेट कर लिया तो वो कैच में आ चुका है। अब उसी में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट मारना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सेम आईडी का अगर आपने मान लो जो आईडी जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी से एग्जिस्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी से एग्जिस्ट करता है इन कैच में, और वही सेम ऑब्जेक्ट सेम आईडी के साथ में अगर नया ऑब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे इशू देता है, ठीक है। तो उसमें आपको मर्ज करना पड़ता था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यही कंसेप्ट अपनाना होता है कि पहले आप फेच करो जिससे कि वो कैश में आ जाए सेम ऑब्जेक्ट, उसमें आप अपडेशन मार दो। ऐसा नहीं है कि इम्प्लॉई यहाँ पे है, emp है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, इसमें वन आईडी है 234, वन आईडी, वन एम्प्लॉय आईडी है और नेम राज है जो भी है, और ईमेल हमारा मान लो काज कर दिया, ठीक, काज@123। तो यहाँ पे आपने राज की काज अपडेट कर दिया, ठीक, ईमेल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये ऑब्जेक्ट भी सेम, इसको आपको अपडेट करना चाहते तो आप डायरेक्टली सेव मार सकते थे ना यहाँ पे, या अपडेट मार सकते थे, बट अपडेट यहाँ पे वर्क नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो वही सेम आईडी किसी ने फेच कर रखा है, वो कैच में है, और उसी सेम आईडी के साथ नया ऑब्जेक्ट आप सेव मार रहे हो तो वो वर्क नहीं करता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रेशर से लेकर 3-4 ईयर एक्सपीरियंस तक। मतलब हाइबरनेट जहाँ पे यूज होता है जिस कंपनी में, वो तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। जो नहीं यूज करता है हो सकता है वो स्किप कर दें। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। एक काम करते हैं, इसको हम अपडेट मार लेते हैं। पहले तो हम इसको रिफ्रेश मान लेते हैं, सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जा करके ठीक हो गया सही, इसको हम रन कराते हैं। बिल्ड तो हो गया एक बार में, क्या एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे अगर मैंने शायद प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं ज्ञान अध्ययन किया है, यहाँ पे जेपीए में और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते थे। DDL ऑटो, S2 DDL ऑटो हाइबरनेट का होता है फीचर, जिससे कि टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। पता नहीं यहाँ पे क्रिएट होगी या नहीं होगी। हाँ, ये तो इन मेमोरी डेटाबेस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें हाँ
चलो आगे जो हम लोग अदर डेटाबेस सर्वर यूज करेंगे, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, हालांकि आज ही किया था एसक्यूएल सर्वर, तो उस पर हम लोग काम करेंगे, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। ये तो चल जाएगा क्योंकि इन मेमोरी है, यहाँ पे टेबल की तो बात ही नहीं है ना कोई। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट्स पे, इसको हम एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं, और सबसे पहले हम गेट मारते हैं, ठीक है। गेट ऑल, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। यहाँ पे एम्प्टी आया, मतलब हमारा सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आया, ठीक है। और ये हमें लगता है कनेक्ट भी हो गया है इन मेमोरी डेटाबेस से, अदरवाइज कोई ना कोई बग मारता, ठीक। अब हम करते हैं ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम करते हैं एम्प्लॉय आईडी। अभी हम एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड अभी नहीं पास करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ऑटो जनरेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, राज, राज @123, ठीक। ये हमने डाला, जीरो आईडी थ्रो डाला मैंने अभी, और इसमें हम डालते हैं सेव। तो यहाँ पे देखो जनरेट हो गई आईडी, ठीक है। वन आईडी, मैं यही सोच रहा था क्योंकि जीरो जनरेट नहीं होती आईडी, होगी तो स्टार्ट हमारा वन से ही होगा, तो यहाँ पे वन से हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब चल चुका है। अब हम इसमें इसको, इस कॉलम को ना भी भेजें, हालांकि इस कॉलम को नहीं भी भेजना चाहिए था मुझे, तो ज़्यादा अच्छा रहता। राज की जगह यहाँ पे हम राजकाज, ठीक, नहीं जाना राजकाज का काज, तो यहाँ पे काज कर देते हैं, ठीक। और ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए दो, तो ये दो आईडी के साथ जनरेट हो गया, मतलब इन मेमोरी डेटाबेस में भी प्राइमरी की जनरेट हो रही है एटलीस्ट, ठीक। यहाँ पे और अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे हम ताज कर सकते हैं, ठीक, ताज। और फिर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और फिर हम लोग डायरेक्टरी गेट ऑल करते हैं, ठीक, गेट ऑल एम्प्लॉय। ये देखो 1 2 3 तीनों आ गए कि नहीं आ गए। इसके बाद में आप एक और एपीआई यूज कर लो टेस्ट करने के पर्पज से, बाई आईडी, डिलीट नहीं अभी करेंगे, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, ठीक है। यहाँ पे आईडी डाल सकते हो, ट्राई इट आउट करो पहले, फिर 1 डालो, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। तो ये भी एपीआई चल रहा है, ठीक। अब अपडेट और चलाते हैं, जो मैंने कहा था अपडेट वाला चले, क्योंकि यूज नहीं किया हमने अपडेट। हम थ्री वाले एक ऑब्जेक्ट को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे अपडेट पे जाते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं। देखो अपडेट में यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला सारी प्रॉपर्टी सारी ही सेंड होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आईडी की क्या है, इसकी 3 है, तो यहाँ पे आईडी जरूर भेजनी पड़ेगी आपको, तभी तो मैच करेगा। आईडी 3, और वहाँ पे हमारा नेम जो है 3 में राजकाज ताज था, ठीक, ताज का हमने साज कर दिया, ठीक। यहाँ पे हमने साज @123 कर दिया, ठीक। जो थर्ड प्राइमरी की आईडी है, या फिर आप यहाँ पे ताज ही रखो, सिर्फ ईमेल को चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वही रखो, ईमेल को चेंज करो सिर्फ, ठीक। एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब भी आप अपडेट, जहाँ फॉर्म जहाँ बनाया होगा एचटीएमएल में, जहाँ पे अपडेट कर रहे होगे, वहाँ पे ऑटो कंप्लीट फीचर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि ऑटोमेटिक जो अपडेट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, वो पहले डेटा फेच करे, फेच करके यूआई पे पूरा डेटा दिखा दे, फिर आप वहाँ से उसको रिमूव करके दूसरा चीज़ अपडेट करो, वो ज़्यादा बेटर, जिससे कि क्या होगा कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। पता लगे किसी ने एम्प्टी फील्ड या कुछ छोड़ दिया, उसको सबमिट मार दिया, तो ये टाइप का वैलिडेशन हम लोग करते हैं फ्रंट एंड पे, हालांकि वो तो अलग बात है, ठीक है। मेरे पास अगर रिकॉर्ड हो तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि क्या क्या हमारा थर्ड आईडी पे क्या था, ठीक है। थर्ड पे ताज ही था, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 ताज, ताज @123, ठीक, ताज और साज। तो अब हम लोग इसको गेट करते हैं, गेट गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक, ये वाला एग्जीक्यूट करते हैं, और हम लोग देखते हैं। तो 3 पे देखो ताज होगी, यहाँ पे ताज का ताज ही, बट यहाँ पे ईमेल साज हो गया, ठीक है, मतलब प्रॉपरली अपडेट हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। इसके बाद में हम लोग डिलीट पे जाते हैं। अब हम डिलीट, क्योंकि 3 वाला डेटा वैसे भी सही नहीं है, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक।
और इसके बाद में हम दोबारा से जाते हैं यहाँ पे। इसमें बग भी आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ठीक 3 वाला डेटा होगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे अभी तो स्टैक ट्रेस आ रहा पूरा, यानी कि मैंने एक्सेप्शन वहाँ पे ये जो हैंडल किया है ना 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ठीक है, और 500 वाला मैंने कहीं हैंडल नहीं किया है। देयर इज नो इम्प्लीमेंट हैंडल एक्सेप्शन, बट एक्चुअली मैंने उसमें EX में अपेंड कर रखा है, आई थिंक ई डॉट गेट मैसेज अपेंड कर दिया है कहीं पे, तभी ये आ रहा है। ये देखो, देयर इज नो एम्प्लॉय विद दिस ID 3, और इसके बाद में हमने ट्रेस भी ऐड कर रखा है, तो इस वजह से ये पूरा आ गया। अदरवाइज यहाँ पे वैसे यहाँ पे ऐसा आना नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ यूजर अंडरस्टैंडेबल टाइप का मैसेज आना चाहिए था, सिंपल। ठीक है, वो इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज कर दिया होगा, ई डॉट गेट मैसेज ऐड कर दिया होगा यहाँ पे। ओके, इसका मतलब ये जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ हमने किया है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसमें मैसेज में ऐड नहीं किया है, बट जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है एक्चुअली ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेप्शन मैसेज वो यहाँ पे मिल गया है इसको। ठीक है, पूरा मैसेज भी पहुँच गया है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर पे, तो इसमें मैंने जब भी ई डॉट गेट मैसेज किया तो ये पूरा मैसेज चला गया तभी। ई डॉट गेट मैसेज ये जो है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ट्रेस यहाँ दिखा रहा, टाइम स्टैम्प हो गया, स्टेटस हो गया, एरर हो गया, ट्रेस रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास जो 3 प्रॉपर्टी थी, 2। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी हमने सेंड किया था, वो कौन सी है 2 प्रॉपर्टी, मैसेज और पाथ। ये तो सही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देयर इज नो एम्प्लॉय विद दिस ID, मतलब ये सही है, बट ट्रेस ये आया है, जो ट्रेस आया है एक्चुअली ये आया है किसमें, अलग से आया। ठीक है, एरर का ये जो ट्रेस है ये कोई हमने भेजा नहीं है, ये हमारा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे इंक्लूड हो गया है अलग जगह से, वो हमारा रिस्पॉन्स का पार्ट नहीं है। देखो हमारा जो मैसेज था उसमें सिर्फ मैसेज हमने ऐड किया है, और इसके साथ साथ में पाथ भी देखो आ गया यहाँ पे, तो 2-3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ गई हैं इसमें। ठीक, तो इस तरीके से मतलब हमारा वर्क कर रहा है पूरा। ठीक, अब हम लोग टाइम अभी हमारे पास अगर है तो हम डेटाबेस से कनेक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए हमने अगर SQL सर्वर से करवाना, मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोट करके रख रखा है, सिर्फ प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी फाइल में ये। ठीक, और थोड़ा बहुत हम बता भी देंगे तो हमारा एक साथ हो जाएगा ये पूरा। ये जो प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी H2 डेटाबेस हम यूज करते हैं, आपको प्रॉपर्टी याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिंपल JDBC हम लोग यूज करते हैं। अगर आपने कभी पढ़ा है तो ड्राइवर क्लास नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, URL ये तो फिक्स है, हमेशा हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में चूंकि H2 था यहाँ पे तो इसको अनेबल करना था हमको, इसलिए यूज कर लिया। बाकी ये जो है डायलेक्ट हम हाइबरनेट अभी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। और देखो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाएंगे जो कि अभी हमें यूज करनी है, क्योंकि अभी हम डेटाबेस चेंज करने जा रहे हैं। अब हम इन मेमोरी से अपना एक्चुअल डेटाबेस में जा रहे हैं। ठीक है, ये माई SQL का। ठीक है, कनेक्टिंग विद माई MS SQL सर्वर, माई SQL नहीं MS SQL सर्वर, और इसमें आपको एग्जांपल भी बहुत कम ही मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है MS SQL सर्वर, ठीक, वो भी चीज़ जाननी जरूरी है। ठीक, ये डिपेंडेंसी इसमें हम क्या यूज करें, स्टार्टर JDBC। एक चीज़ मैं और बताऊं, हालांकि जो इन मेमोरी हम लोग क्या कहते हैं स्प्रिंग बूट है, इसमें जो हमने आपको बताए थे कई सारे मॉडल क्या कहते हैं स्प्रिंग के हमारे मॉड्यूल बताए थे। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे मॉड्यूल, एक और JDBC टेम्पलेट भी एक अलग मॉड्यूल होता है, तो इसमें हम लोग JDBC टेम्पलेट या हाइबरनेट या JPA, मतलब कई सारी चीज़ें हम इसमें कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक, इंटीग्रेट करवा सकते हैं, तो इसमें ये जो डिपेंडेंसी के थ्रू हम JDBC टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये JDBC की लाइब्रेरी है, ये हमारा SQL सर्वर हो गया, और ये हमारा डाटा JPA हो गया। ठीक, डाटा JPA हमारे पास ऑलरेडी होगा, और ये स्टार्टर JPA हमारे पास JDBC शायद ये नहीं है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं, पर डाटा JPA ऑलरेडी होगी 100%। ठीक है, तो फॉर्म में जा करके सिर्फ आपको अपडेट करना है। ये जो हमारा डिपेंडेंसी थी इसको चाहे तो कमेंट कर दो, अभी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, और डिलीट नहीं मारेंगे, बट JPA की हमारे पास है, वो 2 डिपेंडेंसी थी उनको हम यहाँ पे सिर्फ हम डाल दे रहे हैं। ठीक,
कुछ नहीं है, स्टार्टर डिपेंडेंसीज है, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है। एक चीज़ और मैं बताऊं, मुझे लगता है ड्राइवर की और जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल ड्राइवर, पर देखेंगे, कोई नहीं। नहीं, एसक्यूएल की ही यही तो लाइब्रेरी है, ठीक। ये एसक्यूएल इसी के लिए है, ठीक। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो इसके बाद में इसमें से अब देखो, यहाँ पे कनेक्शन डिटेल हम आपको समझाएंगे। ये मैंने ये जो है अभी हम डाल लेते हैं वहाँ पे, फिर बताते हैं। एप्लीकेशन नेम, डेटा सोर्स, एप्लीकेशन यामल, ये जो स्प्रिंग टैग है इसी के नीचे जाएगा, ठीक है। ये सारा हम हटा दे रहे हैं। स्प्रिंग डेटा सोर्स, स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स आया, फिर यूआरएल आ गया, सेम जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ड्राइवर क्लास नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। ये जो यूज अभी डिफ़ॉल्ट हमने यूजर यूज किया, नया यूजर आज ही क्योंकि इंस्टॉल किया तो मैंने नया यूजर क्रिएट नहीं किया हुआ है। और ये हमारा पासवर्ड मैंने बना रखा है। और ये ड्राइवर, ये जो हमारा एसक्यूएल ड्राइवर हो गया। और इसमें हम JDBC एसक्यूएल सर्वर लोकल होस्ट 14, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, ये हमारा लोकल होस्ट है। और इसके बाद में हमारा इनक्रिप्ट ट्रू, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिससे कि ट्रू बताने के लिए कि ये ट्रस्टेड है, ठीक है। इसको हम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटाबेस नेम, और ये हमारा नाम हमने दे दिया कोड क्यूरियस DB, ये हमने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी से, ठीक है, डेटाबेस। और इस यूजर के अंदर, ऐसे के अंदर वो डाटाबेस हमने क्रिएट कर रखा है। तो अब हमें मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बारे में और बताएं, JPA सो एसक्यूएल, मतलब कभी भी हमारा जब भी हमारा आपने सेव का कॉल किया, तो सेव का मतलब क्या हुआ, यहाँ से JPA आप यूज करेंगे, एक तरह के रैपर है, ये एसक्यूएल का ही रैपर है, ठीक है। इंटरनली तो एसक्यूएल क्वेरी हिट हो रही होगी, तो वो एसक्यूएल जो बन रही है उस सेव मेथड के थ्रू, या फाइंड ऑल मेथड के थ्रू, या फाइंड बाई ID के थ्रू, तो वो एसक्यूएल प्रिंट हो हमारे लॉग्स में, ठीक है। इसके लिए सो एसक्यूएल हम यूज करते हैं। अभी आज छोटी छोटी चीज़ें समझते जाओगे तो आपको हाइबरनेट या JPA पढ़ाएंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है डायलेक्ट, जो डेटाबेस प्लेटफॉर्म डायलेक्ट हमारा हो गया, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर डायलेक्ट, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये डायलेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है ये हाइबरनेट की प्रॉपर्टी DDL आर्टो, इसमें हम कर देते हैं क्रिएट और ये ड्रॉप, ये टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप रन करोगे तो हर बार ये क्या करेगा, टेबल की नया क्रिएट कर देगा, और इसके बाद में जैसे ही स्टॉप करोगे वो बाद में ड्रॉप भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट ड्रॉप ये सही, अभी टेस्ट में ज़्यादातर यूज होता है, प्रोडक्शन या अदर लेवल पे आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक। बाकी आप अगर UAT सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करें तो भी नहीं करना है। अपडेट मोस्टली यूज कर सकते हैं, बाकी नन ही ज़्यादातर यूज करते हैं, ये वाला स्टडी यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जो नन है, नन ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अगर आपको जनरेट करवाना है तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिख के, और वो अलग तरीका होता है, जब भी आप स्टार्टअप होगा फर्स्ट टाइम में वो आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जब नया नया एप्लीकेशन बनाया होगा, ठीक है। इसके बाद में तो स्क्रिप्ट ही चला दो, ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि अगर कोई चीज़ अपने हाथ में है तो ज़्यादा, जो चीज़ अपने हाथ में है तो वो ज़्यादा सेफ फील करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन के भरोसे हर चीज़ नहीं रह सकते हो, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता लगे आपने यहाँ क्रिएट या कोई अपडेट यूज कर रखा है, कहीं पे कोई भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी के बारे में था। अब हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टी भी हो गया, ड्राइवर भी हो गया। बाकी देखो, हमने चूँकि इन मेमोरी डेटाबेस यूज किया है तो एंटिटी बना ही लिया है, सारा कुछ बिल्कुल कोड हमारा तैयार है। बस डेटाबेस के बारे में आपको बताना है हमारा। ये जो हमने माइक्रोसॉफ्ट का 2022 मैनेजमेंट स्टूडियो है ये तो, और इसके बाद में इसका सर्वर भी आता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो डाउनलोड किया था, अभी डाउनलोड्स में जाएंगे, और ये जो हमारा है देखो, SSMS, ठीक, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सेटअप, ये हमारा, ठीक, इसको आप इंस्टॉल करोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ साथ में ये जो हमारा एक्सप्रेस एडिशन का हमने एसक्यूएल 2022 एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन, वो हमने यहाँ पे यूज किया। कैसे पता करो, यहाँ पर हमारा नेट देखो अभी कनेक्टेड है आज,
क्योंकि मैं वीडियो शाम को बना रहा हूँ, लगभग में बज चुका है इस समय टाइम 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं डाल दोगे SQL सर्वर, देखो हमने यहाँ डाला तो मिल भी गया, ठीक है। SQL सर्वर एक्सप्रेस 2022 ऐसे करके कुछ भी डाल दोगे, विंडोज डालोगे नहीं डालोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2022 हमारा लगभग में विंडो 8, 9, 10, 11 तक वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, इसके बाद में यहाँ पे जाओगे, ये देखो आपका यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस, ठीक। ये आपको नीचे देखो लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस इज पावरफुल एंड रिलायबल। हालांकि अभी मेरा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है प्रॉपरली, बट ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर हम इसको क्रोम में चलाते हैं और इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या जाएगा, एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस एडिशन। लेकिन आपको मैनेजमेंट स्टूडियो भी करना है, तो वो एक्चुअली डायरेक्टली भी आ जाता है, जब इसको इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे लिंक आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे भी डाल सकते हो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक। ऐसे डालोगे तो मैनेजमेंट स्टूडियो आपके पास देखो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, या ये देखो यहाँ पे देखिए फ्री डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल कर लोगे। या फिर आप देखो मैं तरीका और बता देता हूँ, जब आप ये इंस्टॉल करोगे एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है, परमिशन आपने दे दिया, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे बेसिक वाला मत यूज करना, आप कस्टम यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें आपको खुद से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें इंस्टॉल करो, हर चीज़ इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने बना दिया फोल्डर, बना दिया फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, कहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैंने अदर प्रोग्राम फाइल के अंदर डाला था, बट यहाँ पे अभी नहीं डाला है, तो यहाँ पे चल जाएगा थोड़ा आगे, हालांकि इंस्टॉलेशन करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे, अभी हम मारते हैं तो ये डाउनलोड हो गया शायद ये, अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे EXE फाइल लिया है इसका, ठीक, इंस्टॉलर टाइप का है, ठीक है। तो सही है, कहने का मतलब इसको इंस्टॉल मार दोगे, इसके बाद में आप 2-3 स्टेप फॉलो करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे। बट ये है कि जो यूजर डेटा जो क्रेडेंशियल है, एक चीज़ आपको सिलेक्ट करना होगा, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आपको क्या करना है, किस टाइप का यहाँ पे इंस्टॉल करना है। देखना, ये जनरल गए, प्रोसेसर में गए, कहाँ गया, सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में 2 ऑप्शन आएगा, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड आएगा, बट आपको इसकी जगह पे ये सेलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड, मतलब दोनों, ठीक है, दोनों मोड आपको सेलेक्ट करने हैं। कि दोनों मोड मतलब यहाँ पे दोनों तरीके से हमारा लॉगिन हो जाना चाहिए, विंडोज़ भी और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आप पासवर्ड उसमें डालोगे, ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे, ये क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ में और मैं आपको बता दूं जो इसमें प्रॉब्लम आएंगी आपको, इसके बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे नंबर 1, तो यहाँ पे जो है जाओगे, आपके ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में एसक्यूएल सर्वर की, यहाँ पे आप जब जाओगे, इसकी जो ये हमारा तो सर्विसेज हो गई, और इसकी एक सर्विस जो ये सर्वर है हमारा एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो हमारा है यहाँ पे TCP/IP पे जाओगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे जब, ठीक है, तो इसमें आपको पहली बात तो अनेबल करना है इसको, ये डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने फेस किया, काफ़ी टाइम लग गया मेरा। तो अलाइव ये लिसन ऑल एस करना है आपको। इसके बाद में IP एड्रेस में भी आपको सभी जगह पे TCP पोर्ट है 1433 करना है। ये अब डायनेमिक पोर्ट आपको हटा देना, अगर कहीं पे भी डायनेमिक पोर्ट मिल जाए आपको हटा देना है, और नहीं है तो 0 डाल देना, कुछ भी अगर वैल्यू है 0 डालना, एक्टिव एस होना चाहिए, अनेबल एस होना चाहिए। और आपको एक IP एड्रेस लोकल होस्ट 1 और 127.127.0.0.1, ये तो लोकल होस्ट के इक्वल ही होता है लगभग में, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ही सेट करना, अगर नहीं है लोकल होस्ट वाली तो भी आप डाल दोगे, अगर है लोकल होस्ट होगा ही नहीं, मैं आपको बताऊं मैंने अभी किया तो नहीं था, तो लोकल होस्ट डालना है, यहाँ पे 0 कर देना है, और ये लोकल होस्ट ही रहना चाहिए। TCP पोर्ट हमारा नहीं होगा, ये जरूर हमने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो 1433 ये आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और यही जो है आपको IP1, IP10, IP11 जितने भी सेक्शंस हैं,
सभी में यही एंट्री सेम एंट्री करती हैं, बाकी ये चेंज नहीं करना है आपको आईपी एड्रेस। बाकी आपको सारी जो पोर्ट है 1433, ठीक, ये आपको ऐड करते रहना है, एक्टिव कर देना है, एनेबल कर देना है आपको, ये लास्ट तक जाना है, हर जगह आपको करना पड़ेगा। और ये जैसे कि यहाँ पे डायनेमिक पोर्ट, यहाँ पे भी 1433 कर देना, ठीक है। तो इसके बाद में भी आपका हो सकता है ना चले, इसके बाद भी आपका हो सकता है ना चले, तब आपको क्या करना है, रन पे जा करके, ठीक है, WF देखो, WFMS.MSC इस पे जाओगे। मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर मुझे भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ता है तो मैं यूज कर सकूँ इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सर समझने में। तो यहाँ पे इनबाउंड रूल जो हम लोग अभी AWS हम लोग जो पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड हम लोग रूल जो है ऐड करते हैं। जब भी HTTP अलाउ करवाना है आपको, जो भी HTTP कॉल, HTTP UDP कॉल, TCP कॉल, वेब सॉकेट कॉल, जो भी टाइप की कॉल को अगर आपको एनेबल करवाना है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल नहीं होता है। तो विंडोज़ भी एक्चुअली यही काम करता है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है एनेबल कुछ पोर्ट जो है TCP पोर्ट्स को एनेबल नहीं करता है, तो आपको मैनुअली एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल में जाओगे, न्यू रूल क्रिएट करोगे, ठीक है। इसके बाद में पोर्ट में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पोर्ट पहले एनेबल करवाना है, ठीक। इसके बाद में स्पेसिफिक पोर्ट डालोगे, कौन सा पोर्ट आपको एनेबल करना है, 1433। इसके बाद में आप नेक्स्ट कर दोगे, इसके बाद में नेक्स्ट कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं लास्ट में आएगा मैसेज डालने को, तो मैसेज आप डाल देना जो भी आपको जिससे रिलेटेड आपने पोर्ट ये डाला हुआ है, ठीक है, उसके रिलेटेड आप डाल देना, ठीक। इसके बाद में दूसरा आप डायनेमिक पोर्ट भी एनेबल करना है आपको, तो प्रोग्राम में रहने देना। डायनेमिक पोर्ट एनेबल करने के लिए यहाँ पे जाओगे तो ब्राउज करोगे दिस पाथ, इसको ब्राउज करोगे exe फाइल में जहाँ पे आपका इंस्टॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया MS SQL सर्वर, देखो यहाँ पे पाथ आपको पूरा हम दिखा देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MS SQL 16, SQL एक्सप्रेस ये फोल्डर आएगा। मतलब पहले आपका जो मेन फोल्डर होगा सी प्रोग्राम फाइल के अंदर जाओगे जहाँ पे इंस्टॉल होगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर फोल्डर होगा, फिर MS SQL 16 SQL एक्सप्रेस ऐसा करके फोल्डर होगा, फिर MS SQL करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर बिन का फोल्डर होगा, उसके अंदर से आपको एक exe उठानी है। वो exe कौन सी है, वो SQL सर्वर की exe, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करके डिस्क्रिप्शन लास्ट में आएगा, नेम और डिस्क्रिप्शन, वो आपको ऐड कर देना। तो इससे क्या होगा, आपके पोर्ट्स जो अनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम बहुत ज़रूरी था जो आपको मैंने बता दिया है। तो इसके बाद में आपको कुछ नहीं, जब भी आप यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट मारते हैं इसको, ठीक, इसको हम डिस्कनेक्ट मारते हैं, फिर दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, डाटाबेस इंजन में जाएंगे और यहाँ पे आप देखो आ रहा है, ये हमारा डाटाबेस इंजन हो गया। सर्वर नेम हमारा क्या है, ये हमारा क्योंकि सिस्टम का जो राजीव पाल करके है यूजर नेम सिस्टम का, और इसके बाद में आता है SQL एक्सप्रेस, ठीक है। ये हमारा डोमेन नेम होता है, एक्चुअली ये होता है हमारा सर्वर नेम, इंस्टेंस होता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा इंस्टेंस है, ठीक। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, ये डोमेन है और ये इंस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आएगा विंडोज ऑथेंटिकेशन ऐसे करके आएगा, बट आपको विंडोज नहीं, आप क्योंकि आपने क्रेडेंशियल वहाँ पे ऐड कर रखी होंगी, तो वही क्रेडेंशियल यहाँ पे ऐसे यूज करोगे और ये पासवर्ड अपना आप यहाँ पे डाल दोगे ऐसे, अभी क्योंकि आपने यूजर नहीं बनाया। ऐसे में जाने के बाद फिर न्यू यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हो, नया लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हो, नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में आप कनेक्ट करोगे तो आप कनेक्ट कर जाओगे, ठीक। यहाँ पे आप इजिली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे जा करके न्यू क्वेरी पे जाओगे, यहाँ पे यू क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। जब क्रिएट डाटाबेस कर रहे होगे तब इस समय कोई डाटाबेस नहीं होगा, तो आप मास्टर में चले जाओगे। यहाँ से मास्टर हमारा है डाटाबेस, मास्टर में जा करके आप क्रिएट कर लोगे। नाम जो भी टेस्ट DB ऐसे करके मान लो दे दिया, ठीक, टेस्ट DB। तो इस तरीके से हमारा डाटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में चूंकि इसके अंदर में कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, या तो फिर आप क्वेरी में डायरेक्टली यूज डाटाबेस कर लो, यूज डाटाबेस और टेस्ट ऐसे करके टेस्ट DB यूज कर लो, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि अब आपके पास में बन चुका है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जो भी क्वेरी चलाओगे तो इसी डेटाबेस में चलेगा वो क्वेरी, ठीक है। जैसे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है या कुछ करना है, तो ऐसे
चला सकते हो। बट हमें अभी टेबल क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग का JPA, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने क्रिएट एंड ड्रॉप बना रखा है, ठीक है। जो DDL ऑटो DDL है, वो हमने क्रिएट ड्रॉप यूज कर रखा है। तो ये हमारा थ्योरी था, मतलब ये जो सेटअप था जो हमें आपको बताना था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्रिएट ड्रॉप कर रखा है तो हमारा चलना चाहिए, ठीक है। इसको हम स्टॉप करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा रिफ्रेश मार देते हैं, चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं यहाँ पे म्यून की। फिर हमें इंस्टॉल मारना है, चूँकि अभी क्योंकि नया जार मैंने डाला हुआ है। पहले का पुराना अगर जो विंडोज़ यूज कर रहा है, हो सकता है उसके में चल जाए डायरेक्टली। बस नया विंडोज़ यूज कर रहा है 10-11 करके, तो इसको इशू आएगा। मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि अभी भी शायद ये नहीं पूरा सक्सेस दिखा नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पे जा करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। फिर से एक बार हम इंस्टॉल मारते हैं इसको। अब बिल्ड सक्सेस दिखाने लगा, ठीक है। तो हमारा हो गया बिल्ड सक्सेस, और अब हम रन कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। बिल्ड सक्सेस है या नहीं है? अच्छा, बिल्ड तो सक्सेस, रन देखते हैं एक बार। रन अगर सक्सेस हो जाता है फिर समझो चल गया, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा तो यहीं पे बग दे देगा, ठीक है। अगर ये पोर्ट वोर्ट में अगर इशू आएगा, आपका पोर्ट का इशू आ सकता है, ठीक है। TCP IP पोर्ट ऐसा करके इशू आ सकता है, तो उससे समझ जाना कि आपका पोर्ट एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फायरवॉल के थ्रू ये प्रोटेक्टेड है, फायरवॉल प्रोटेक्टेड है आपका पोर्ट, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब AWS पढ़ेंगे, AWS भी हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तभी आपको इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, ये सारे हम यहाँ पे भी बताएंगे। तो इसका मतलब हमारा चल गया, कहीं पे भी कोई बग नहीं आया, ठीक है। चल स्टार्ट में तो अब हम लोग डायरेक्टली टेस्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो, अगर ये चल गया तो इसका मतलब टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए। हमारे पास कोई टेबल थी नहीं, और यहाँ पे अब देखना मिलेगा कहाँ गया सर्वर हमारा। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई होगी आई थिंक। टेबल्स में जाओगे, हैं, टेबल नहीं क्रिएट हुआ है। एक मिनट, टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर चल गया तो टेबल क्रिएट होना चाहिए। मैंने क्रिएट ड्रॉप करा हुआ है, ये ऐसा तो नहीं कि क्रिएट होने के तुरंत बाद ड्रॉप हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, जब दोबारा हम करते तब ड्रॉप होता है, बट ऑटोमेटिकली क्रिएट क्यों नहीं हुआ ये? यहाँ पे हम कोई दूसरा यूज करते हैं, अपडेट यूज करते हैं, अच्छा। बट अपडेट भी सही नहीं है। एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक, अपडेट या ट्राई क्रिएट करके हम इसको ट्राई करते हैं। DDL ऑटो हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक। यहाँ पे हम जाएंगे MS SQL सर्वर में। ओके, हम डेटाबेस कहाँ पे थे हम? ओके, हमें लगता है हम डेटाबेस गलत सेलेक्ट कर रखे थे, ठीक है। नहीं यार, नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा किसी काम का डेटाबेस नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं, फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा हमेशा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हम अभी देखो ज़्यादा ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये कभी हम आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे, जब हाइबरनेट JP पढ़ेंगे वहाँ पे हम दिखा देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अभी हम एक काम करते हैं, क्वेरी मार के देखते हैं एक बार।
क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्रिएट नहीं हुआ है तो श्योर है कि एक्सेप्शन मारेगा, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, पोस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सेम डालते हैं राज। अच्छा, ट्राई आउट करते हैं, राज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हटा हटा देते हैं क्योंकि ऑटो जनरेशन हमने स्टडी यूज कर रखा है, और RAJ@123, ठीक, सेव करते हैं और देखते हैं क्या एक्सेप्शन आया। इसका मतलब नहीं आया, ठीक, एरर कोड 409 आ गया, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, हम डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, ठीक, वहाँ पे डिसेबल दिखा रहा था इस जगह पे। तो डाटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस डायग्राम टेबल्स, यहाँ पे अभी कोई टेबल नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टेबल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा है ये न्यू क्वेरी ओपन करते हैं, इसको देते हैं हटा, और हम नया क्वेरी ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम कहाँ ऑटोमेटिकली देखो हमारा हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ से ओपन किया था। तो अब हम डायरेक्टली एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, क्या नाम है उसका, EMPLOY, एम्प्लॉय, ठीक, EMPLOY, ठीक, इस तरीके से क्रिएट टेबल करेंगे। और हमें पहला कॉलम क्या था, आईडी था, किस टाइप का हमने लिया, INT। दूसरा आईडी के बाद में आईडी था, नेम था, नेम ये हमने varchar में लिया, ठीक, 255। और इसके बाद में ईमेल है, ये भी varchar है, 255 का है, ठीक। तो इस तरीके से क्रिएट, यहाँ पे तो ये दिखा रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा। एक काम करते हैं, क्वेरी मार के देखते हैं, सॉरी सेलेक्ट मार के देखते हैं, ठीक, इस टेबल पे। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड एम्प्लॉय इन डेटाबेस। शायद मुझे लगता है ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली डिलीट नहीं हुआ, टेबल जो डिलीट किया है, क्रिएट ड्रॉप, दोबारा में वो ड्रॉप हो गया होगा, तो वो प्रॉपर नहीं हुआ ड्रॉप, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट टेबल एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि ये डेटाबेस नहीं है हमारा, ठीक, बाहर क्रिएट होना चाहिए था, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब क्रिएट होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको चलाते हैं यूँ ही, ईमेल वर्कर आईडी इंट नेम ईमेल वर्कर, इसको अगर हम चलाएं, ये देखो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, मतलब सजेशन भी गलत ही दिखा रहा था, ठीक है, ये एम्प्टी क्रिएट हो गया, ठीक। अब आप जाओगे टेबल्स में तो आपको दिख जाएगी टेबल, इस तरीके से आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, कोई नहीं, चलो हमारा चल गया एक तरीके से। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, टेबल चूंकि हमारा क्रिएट हो चुका है, और अब हम इसको दोबारा से रिक्वेस्ट मारते हैं, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली रिक्वेस्ट मारेंगे। अगर हमने प्रॉपर क्रिएट किया है टेबल तो मैच करेंगे अगर कॉलम तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। 53 आईडी स्टार्ट हुआ, मतलब हमारा चल गया, ठीक है, बट पहली आईडी 53 क्रिएट हुआ है। इसीलिए कभी कभार देखो यहाँ पे ऑटो वाला यूज करने से अच्छा है, मोस्टली हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं, ठीक है।
आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी यूज होता है, वैसे तो हम एसक्यूएल सर्वर यूज करें तो आइडेंटिटी यूज करते हैं। और क्या कहते हैं, ओरेकल में ज़्यादातर सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सीक्वेंस टेबल अलग से क्रिएट करनी पड़ती है। तो कुल मिला के चल गया, कोई नहीं, जो भी है तो अच्छा ही है। बस आईडी हमारी प्रॉपर देखो क्रिएट नहीं हुआ है, एक तरीके से देखा जाए स्टैंडर्ड जो है वो नहीं सही है। फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब 1 बनना चाहिए था ना, तो नहीं बना इसमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना तो नहीं बना। एग्जीक्यूट कर दिया ताज, इसके बाद में हम करते हैं साज। ठीक, हमने 3 क्वेरी चलाया हुआ। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, और टाइम ज़्यादा हो गया चूँकि, फिर भी हम इसको रन करा लेते हैं, चल जाएगा तो इसके बाद में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 53, 54, 55 मतलब स्टार्ट हुआ 53 से। ठीक है, क्यों हुआ उसका कुछ रीज़न होगा, वहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए यूज कर लिया इसने। अब यहाँ पे अब डिलीट भी चलाना, अब हाँ टेबल में डिलीट करने से पहले एक बार देख लो, तो ये देखो क्रिएट हो गया। ठीक है, हालांकि आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, कंट्रोल प्लस करते हैं अगर हम, जूम होगा कि नहीं होगा ये। अब ये जूम कैसे होता है देखो, मुझे अभी पता नहीं है, मैंने भी अभी इंस्टॉल किया था, क्योंकि शायद दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद में नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो हम लोग चला ही सकते हैं सारी चीज़ें, गेट ऑल कर ही चुके हैं। इसके बाद में हम, आप चाहें तो अपडेट भी चला सकते हो। अपडेट करने के लिए 53 की जगह 54 को जो है ट्राई आउट करते हैं। ये अपडेट कहाँ से हो सकता है, अपडेट है ये हमारा, तो अपडेट में 54 हम यहाँ पे डालते हैं, 53, 54 ताज साज, हम कुछ अलग ही डाल देते हैं यहाँ पे, राजा, राज नहीं, राज नहीं, जारा डाल देते हैं। ठीक है, एट 1 2 3 ऐसे करके, तो ये सबसे अलग है, डेटा हमारा एकदम पहचान में आ जाएगा। ठीक है, 54 पे अपडेटेड वैल्यू हमें बिल्कुल दिखेगी। यहाँ पे आया है कि नहीं आया, यहाँ पे तो देखो आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉपर अपडेट भी चल गया। ठीक, एक बार देख लो, फिर इसी को हम डिलीट मार देते हैं। कहाँ गया हमारा गेट ऑल, ये यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट मारते हैं, और ये गेट ऑल में देखो 54 में जा रहा आ गया। ठीक है, तो इसी को हम डिलीट मार देते हैं 54 को, तो ये भी टेस्ट हो जाएगा। डिलीट मारते हैं इसको हम, ट्राई आउट करो 54। ठीक, मार दिया मैंने डिलीट। अब इसके बाद में गेट ऑल करते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे देखो 54 डिलीट हो गया। ठीक, तो ये आज का लेक्चर था। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को सजेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब से क्रिएट स्टार्ट होने वाला, जो इंटरव्यू क्वेश्चन में एक्सपीरियंस लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो हमारी देखनी है तो सेकेंड से देखोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बता दी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, चलते हैं, पढ़ते रहिए आप भी, और कीप प्रोग्रेस। बाय।